नमस्कार। हीलिंग पाठशाला में आप सबका स्वागत है। हम पिछले कहीं एपिसोड से अलग अलग विषयों पर बात कर रहे थे। काफ़ी लोगों ने मुझे ये पूछा कि आप ये हीलिंग पाठशाला में अलग अलग विषय पे बताते हो, अलग अलग थेरेपी वाले को लेके आते हो, योग प्राणा विद्या वाले को भी लेके आए, लेकिन आप अगर योग प्राणा विद्या के बारे में ज़्यादा बताते हैं, लेकिन इसका प्रमाण क्या है कि इसमें कुछ आगे करियर बन सकता है। लोग अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड वाले आते हैं, किसके लिए ये योग प्राणा विद्या है। तो हमने एक शुरुआत किया है कि अलग अलग एपिसोड में जो लोग YPV यानी योग प्राणा विद्या से को सीख के उनके साथ में आगे बढ़े हैं, उनकी लाइफ में कुछ बदलाव आया है और निरंतर चलना, जैसे बीच वाले एपिसोड में भी हमने बात किया था कि कोई भी थेरेपी में, कोई भी मोडालिटी में या कोई भी एजुकेशन आपने लिया है उसमें निरंतर आगे बढ़ो तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, कुछ लाइफ बनेगी और उसका फ़ायदा मिलेगा। तो निरंतर चलने वाले लोगों की हम श्रृंखला लेके आ रहे हैं। अभी अलग अलग लोगों के अलग अलग जिसका बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, प्रोफेशंस हैं, वो लोग योग प्राणा विद्या में आए, कैसे आगे बढ़े उसके बारे में बात करेंगे। तो इस श्रृंखला में एक और है श्री आलोक वसावड़ा। वो 2009 से इस एनर्जी हीलिंग क्षेत्र में है, YPV में है और खुद एक ऑथर भी हैं, कॉरपोरेट ट्रेनर भी हैं, मोटिवेटर भी हैं, योग प्राणा विद्या के प्रशिक्षक यानी ट्रेनर भी हैं। योग प्राणा विद्या का आश्रम है, वहाँ 1 साल के लिए जाके गहन बोल सकते हैं PhD जैसा एक प्रोग्राम है, 1 साल वहाँ रहना और वहीं जाके एनर्जी साइंस का डीपली स्टडी करना, ये सब वो करके आए हैं। तो उनकी यात्रा के बारे में जानते हैं। तो आलोक, आप YPV में कैसे आए? सर, YPV में मेरा आना शायद एक जर्नी का लास्ट स्टेप था। 2009-2010 के आसपास मेरा हीलिंग के अंदर एंट्री हुआ था, बट मेरा जो शुरुआत था दैट वाज बैक इन 2004-2005 जब मैं कॉलेज में था। और एजुकेशन की बात करी तो शायद मेरी भी स्टोरी जो है वो एजुकेशन से ही शुरू हो रही थी। सो हम लोग सब कॉलेज में थे एंड वी वर 5-6 फ्रेंड्स। तो एग्जाम के अगले दिन पढ़ाई करना होता है, उसके पहले तो होती नहीं है, और वो अगले दिन भी रात को ही पढ़ाई होती है। सो हम लोग सब मेरे फ्रेंड के घर पे गए थे, बोपल साइड, यानी कि उस टाइम पे तो अलग सिटी लगता था। सो हम लोग वहाँ गए थे पढ़ाई करने के लिए एंड आई क्लियरली रिमेंबर मेरा जो दोस्त है उसका रूम फर्स्ट फ्लोर पे था। मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया और गलती से उस दोस्त के पापा के रूम में एंटर हो गया एंड वो उनका लाइब्रेरी था। बहुत सारी बुक्स थी। अब बुक्स के साथ अपना तो वैसे कोई लेना देना था नहीं, बट वहां पे एक बुक का कवर दिखा जिसका टाइटल था फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। ओशो का ये बुक है। अब कॉलेज एज में ये सेक्स वर्ड इटसेल्फ अपील कर लेता है, तो मैंने सोचा चलो स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ लेंगे, पहले ये बुक देखते तो है। थोड़ा पीछे समरी देखा, देन आई रेड दी होल बुक। वो बुक ने मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी डेवलप की कि भाई कॉन्शियसनेस है, चेतना है, सोल है, मेडिटेशन है, ध्यान, एनलाइटनमेंट, सो मेनी थिंग्स कि सेक्स तो वर्ड कहीं पे ही रह गया, बट सुपर कॉन्शियसनेस वर्ड ने मेरे माइंड के अंदर कुछ ट्रिगर कर दिया। 2004-2005 की बात है ये। उसके बाद आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स। ओशो की बहुत सारी बुक्स पढ़ी। फॉर्चुनेटली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टे इन बैंगलोर। बैंगलोर में मैं रहा घर से दूर, यानी कि स्पेयर टाइम बहुत, तो और भी पढ़ाई करना शुरू किया। आर्ट ऑफ लिविंग सीखा, वो भी आश्रम में जाके। उसके बाद 2008 में मैंने रेकी सीखा और हर एक जगह पे मुझे लगता था कि यार ये सही है बट कुछ मिस कर रहा हूँ, ये सही है बट कुछ मिस हो रहा है, ये भी बराबर है बट समथिंग। सो वो समथिंग मिसिंग वाली चीज जो है वो उसको ढूंढते ढूंढते 2008 में रेकी सीखा और अपने रेकी के जो ट्रेनर थे उनके साथ में रेगुलरली प्रैक्टिस करता था। उनकी हीलिंग की जो हैंड मूवमेंट स्टाइल वगैरह थी वो कुछ अलग थी और हमको जो सीखा है वो थोड़ा अलग था। मैंने बोला सर मुझे भी ये थोड़ा सा अगर आप सिखा देते। वो बोले ये रेकी नहीं है, ये हीलिंग है, तो आपको हीलिंग सीखना पड़ेगा। मैंने बोला सिखा दो, आई वुड लव टू सी कि कैसा है। तो बोले कि मैं तो ट्रेनर नहीं हूँ, आप इनके पास जाओ। फिर मैं किसी और जगह पे गया, उन्होंने जहाँ रेकमेंड किया वहां से मैं ये YPV योग प्राणा विद्या की जो प्रोसेस है वो सीखा।
हर एक चक्रा का अंडरस्टैंडिंग, ऑरा क्या है हमारे लिए, तो ऑरा मतलब ऑरा, डिटेलिंग कुछ था नहीं, बट लॉजिकल माइंड और क्यूरियोसिटी उस आंसर पे अटकता नहीं है कि हाँ ये ऑरा खत्म। सो नहीं, मुझे डिटेल चाहिए, डिटेल चाहिए। और वो सीखते सीखते समझ में आया कि ओके, ओशो ने जो ये कहा था उसका मीनिंग यहाँ है, श्री श्री रविशंकर जो कहते हैं उसका मीनिंग यहाँ पर है। तो हर चीज में जो कुछ मिसिंग वाला पॉइंट था वो मुझे एनर्जी हीलिंग के सब्जेक्ट में मिलने लगा। एंड 2009-10 के आसपास जब मैंने ये हीलिंग सीखा YPV, उसके बाद से मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हर क्यूरियोसिटी का आंसर मिल रहा था। सो मेरा शुरुआत इस तरह 2004 से लेके ढूंढो ढूंढो सर्च 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 करके 2010 में फाइनल आंसर मिला। एंड उसके बाद से लेके मैंने कोटक महिंद्रा बैंक में जॉब की। सो जॉब चलती है फिर भी हीलिंग नहीं अटकेगा। उसके बाद गिफ्ट सिटी में मेरा ऑफिस था, वहां पे जॉब की, बट हीलिंग स्टॉप नहीं हुआ। देन अगेन लाइफ बैंगलोर लेके आई, वापस बैंगलोर गया, हीलिंग स्टॉप नहीं हुआ। और चलते चलते पता चला कि ओके आप एक 1 ईयर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। एंड वो 1 ईयर प्रोग्राम हमने अटेंड किया। जैसे आपने कहा PhD, लिटरली जो नॉलेज का ओशन है वो हमारे सामने आ गया। और अब समझ में आ रहा है, जो पहले लगा था कि ये एक जर्नी का एंड है, ये ओशन देख के समझ में आया कि ओ बॉस ये तो शुरुआत है। हाँ। सो इस तरह का कुछ मेरा जर्नी रहा है। और आज लगता है कि भी हाँ, शायद ABCD सीखने के लिए हम एलिजिबल तो हुए। परफेक्ट। तो जैसे बोलते हैं ना, ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो मोरे कान का बाला, तो कॉन्शियसनेस ढूंढते ढूंढते YPV तक आ गए। तो YPV में आ तो गए क्योंकि वो ढूंढते ढूंढते आए थे, तो लेकिन लाइफ में क्या बदलाव आया? सर मैंने जब YPV सीखा उस टाइम पे मुझे चाइल्डहुड एस्थमा था। मेरा ब्लड प्रेशर ऑलवेज हायर साइड पे था क्योंकि हेरिडिटरी था, और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी मेरे हाई रहते थे। सो दिस वाज लाइफ की जो मैं 35 इयर्स तक था। सो जब पता चला कि ऐसे हीलिंग है, एनर्जी है, ऑरा चक्रा से भी हम ये सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, मैंने सोचा लेट्स ट्राई। हमने ये कोशिश की, रफली 9 मंथ्स तक हमने सिंसियर हीलिंग किया। एंड टू अवर सरप्राइज, जो एस्थमा का पंप होता है, वो पंप अगर मेरे सामने दिखे नहीं ना, मतलब विजिबल फ्रंट में होना चाहिए, पॉकेट में हो, कहीं पे भी, अगर वो नहीं है तो एंजाइटी होने लगती थी। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट की जब ये मेरी कंडीशन थी। आश्रम की कंडीशंस, जब मैं आश्रम गया था, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी थी जिसका एलर्जी, ठंडी थी जिसका एलर्जी, वुलन्स उसका एलर्जी, और वहां पे जो गद्दे होते हैं वो अपने वो मैट्रेस टाइप नहीं थे, वो कॉटन वाले थे, उसका एलर्जी। मैंने बोला यार यहाँ से तो हफ्ते 2 हफ्ते में निकलना ही पड़ेगा, बट चलो करते हैं। डे 1 से हीलिंग शुरू किया। नॉट अ सिंगल टाइम मैंने एक बार भी एस्थमा का पंप नहीं लिया। फिर भी 15 दिन तक सामने रखा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए। फिर सोचा यार जरूरत नहीं पड़ती, रख के चलते हैं। सो पूरा दिन मैं स्पेंड करने लगा ये पंप के बिना। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं भूल गया मेरा पंप कहाँ है। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि बॉस ये सॉलिड वाली चीज है। एंड एस्थमा चला गया। हम वहां पे आश्रम में रेगुलरली ब्लड टेस्ट कराते थे, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल पे आ गया, ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करते थे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगा। एंड दैट इज हाउ पर्सनल लाइफ के चेंजेस देख के वैलिडेशन पे वैलिडेशन मिलता रहा। सो इस टाइप के बहुत सारे चेंजेस आ गए। फिजिकल हेल्थ की ही बात करो तो इतने चेंजेस आ गए। ब्यूटीफुल। और इसी के ऊपर उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर भी बनाया है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एक्सरे निकालते हैं ना, तो उसके बाद में ड्राइंग रूम में नहीं लगाते हैं, ये देखो मेरा एक्सरे, मेरा यहाँ हड्डी टूटा था, या ब्लड रिपोर्ट, मुझे ये TB हुआ था, मुझे ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, मेरा ये ट्यूमर आया था। हम हमारे फैमिली फ़ोटो लगाते हैं, रिपोर्ट्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि दुनिया को दिखाना तकलीफ़ वाला है। लेकिन जब खुद अपने आप को हील करो और खुद ऐसा कुछ करो, तो उसको लोगों तक पहुंचाना ये हिम्मत वाला काम है। जो आलोक ने किया, खुद का रिसर्च पेपर बनाया, खुद को प्रमाणित किया कि ये थेरापी भी काम करता है अपने ऊपर भी, तब जाके दूसरों के ऊपर जाके बात कर सकते हैं जी। तो आलोक, ऐसा कोई चीज़ है जो, ऐसा कोई हीलिंग किस्सा अपने अलावा जो आपको दिल को छू गया हो? सर टाइप 1 डायबिटीज के लिए कहा जाता है कि उसका कोई रेमेडी नहीं है, आपको परमानेंटली इंसुलिन वगैरह की जरूरत पड़ेगी।
हमारे पास एक हीलिंग में केस आया था, लगभग 13.5 इयर्स का बच्चा था। उसको टाइप 1 डायबिटीज था एंड मेडिकल कुछ पॉइंट्स पैरामीटर्स बताए थे, ज़्यादा टेक्निकल ना जाते हुए सर्टन पॉइंट्स कि भाई ये 0.13 से नीचे होना चाहिए और उसका 4.5 5 पे था। सो कोई मैच नहीं था कि ये वाला लेवल कैसे मैच कर पाएंगे। बट इन 7 मंथ्स हमने देखा कि 5 के आजू बाजू जो रहता था दैट स्टार्टेड कमिंग इन द रेंज ऑफ 2। Oh, सो great. उस हिसाब से अब 2 के ऊपर काफी टाइम तक स्टेबल रहा एंड डॉक्टर्स वर सेइंग कि यार ये होना तो नहीं चाहिए था बट हुआ तो चलो अच्छा है, अब जो करते हो चालू रखो। सो यस, दिस वाज आल्सो अ वेरी हार्ट वार्मिंग और एक हमको वैलिडेशन बहुत स्ट्रांग मिला कि हाँ मेडिकली भी ये चेंजेस हमको दिख सकते हैं। हाँ, सो दैट वाज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग केस जो हमने देखा था। क्योंकि सर्टिफाइड हीलर हैं खुद, तो सर्टिफाइड हीलर के लिए एक प्रोसेस होता है, काफ़ी कुछ केसेस देने हैं, इंटरव्यूज पास करना है, तब जाके एक सर्टिफिकेशन संस्था की ओर से मिलता है। बाकी लोग जो सीखते हैं उसको पार्टिसिपेशन वाला सर्टिफिकेट मिलता है, इसमें प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलता है। तो आलोक ने वो जर्नी भी पास किया हुआ है। तो केसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से ऐसे केसेस जो होते हैं इसमें खुद को भी बोलते हैं ना जॉब सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। जी, तो ऐसे ही है। थैंक यू आलोक। थैंक यू सो मच। ये चीज़ जो आलोक ने बताई ये आप भी कर सकते हैं। आपने देखा कि फाइनेंस बैकग्राउंड में होके इतना सारा पढ़ाई करने के बाद में भी वो जो ढूंढ रहे थे वो अपने आप के लिए और दूसरों को सहायता करने के लिए ये थेरेपी काम में लगता है। तो आशा करते हैं कि आप भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। कमेंट करना, लाइक करना ना भूलिए। अगले एपिसोड में फिर से एक नए शख्सियत के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।